पंतनगर कृषि विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम में सीएम धामी ने की शिरकत। उत्पादों के बारे में विशेषज्ञों से ली जानकारी। कहा, किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए सरकार कर रही काम। कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे कांग्रेस विधायक। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का उठाया मुद्दा। कहा, ठंड से बचने के लिए देहरादून में आयोजित हो रहा सत्र। विंटर डेस्टिनेशन औली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर स्नोफॉल। बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए सुबह से पर्यटकों का लगा तांता। बद्रीनाथ धाम में कड़क धूप के साथ हुई दिन की शुरुआत। दिनेशपुर में विभाग का बिजली चोरी के खिलाफ अभियान। कालीनगर क्षेत्र में की गई ताबड़तोड़ छापेमारी। बिल जमा न करने वाले 44 लोगों के काटे गए कनेक्शन। नमस्कार, मैं हूं रवि खैंत्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। उत्तराखंड की खबरों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर बात करेंगे विधानसभा से। विधानसभा सत्र का आज चौथा दिन है। बीते गुरुवार को धामी सरकार ने राज्य का 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया। वहीं आज सदन में बजट और विधेयकों पर चर्चा की गई, जहां विपक्ष लगातार सरकार को कई मुद्दों पर भी घेरता नजर आया। चाहे वो कानून हो या यूसीसी या फिर स्मार्ट मीटर, इन सभी मुद्दों को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र का चौथा दिन है और बजट सत्र के दौरान लगातार विपक्ष सरकार पर सवाल उठाते हुए नजर आ रहा है। सड़क से लेकर सदन तक सरकार को घेरने की पूरी योजना तैयार की गई थी और इस दौरान भू कानून हो या फिर यूसीसी, उसको लेकर तमाम मुद्दे विपक्ष उठाते हुए नजर आ रहा है। साथ ही स्मार्ट मीटर का मुद्दा भी लगातार विपक्ष सदन में भी उठाते हुए नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि लगातार विपक्ष अपनी नीतियों को अब सरकार तक पहुंचा भी रहा है और मुद्दे उठाने का काम कर रहा है। तमाम विपक्षी नेता अलग अलग तरह से, अलग अलग माध्यम से जो सरकार है उसको चेताने की कोशिश कर रहे हैं। विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और जिस तरह से उत्तराखंड का बजट आया, काफ़ी अहम और काफ़ी अच्छा बजट इसको सत्ता पक्ष के लोग बता रहे हैं, तो वहीं विपक्ष के नेता इस बजट से नाखुश नजर आ रहे हैं। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल गर्ग। और देहरादून से इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कंबल ओढ़कर कांग्रेस के विधायक विधानसभा में पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कांग्रेस विधायक कंबल ओढ़कर विधानसभा पहुंचे। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का मुद्दा उठाया है। सरकार को गैरसैंण में ठंड लगती है, कांग्रेस विधायकों ने कहा है। ठंड से बचने के लिए देहरादून में ये सत्र आयोजित हो रहा है। तो आपको बता दें कि 18 तारीख से उत्तराखंड का विधानसभा का सत्र चल रहा है, लेकिन कांग्रेस विधायक यहाँ पर कंबल ओढ़कर विधानसभा में पहुंचे हैं, देहरादून की विधानसभा में, और ये विरोध है गैरसैंण में सत्र न कराए जाने का। तो इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं किस तरीके से कंबल ओढ़कर ठंड लगने का जो एक साइन उन्होंने दिया है, और ये आरोप लगाया है कि सरकार गैरसैंण में सत्र ही नहीं कराना चाहती, और यही वजह है कि कंबल ओढ़कर विधानसभा में कांग्रेस के विधायक पहुंचे, जहां पर उन्होंने ये आरोप लगाया कि गैरसैंण को लेकर सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और यही वजह है कि गैरसैंण में सत्र नहीं कराया गया। कांग्रेस विधायकों ने कहा कि ठंड से बचने के लिए ये सत्र देहरादून में आयोजित हो रहा है। राजधानी तीनों ही काम नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया था और ग्रीष्मकालीन सत्र भी गैरसैंण में नहीं चलाना चाहते। जैसे गैरसैंण की बात आती है तो सरकार को ठंड लग जाती है, इसलिए हम आज कंबल ओढ़कर आए हैं कि सरकार की ठंड दूर हो, गैरसैंण के बारे में कुछ सोचे, पहाड़ के बारे में कुछ सोचे। सरकार की पहाड़ विरोधी मानसिकता साफ साफ दिखाई देती है। सरकार को जगाने के लिए, सरकार की ठंड को भगाने के लिए, गैरसैंण की याद दिलाने के लिए हम ये कंबल ओढ़कर आए हैं। बजट में भी गैरसैंण के लिए नाम मात्र, सिर्फ नाम गैरसैंण का आ जाए, इतना बजट रखा हुआ है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के इस बजट का भी विरोध करते हैं और ये कहते हैं कि सरकार की पहाड़ विरोधी सोच साफ। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरुण सैनी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। अरुण, कांग्रेस के विधायक कंबल ओढ़कर आए हैं और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि गैरसैंण में सरकार को ठंड लगती है। इसके बाद सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर दी गई है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से?
जी रवि, बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से गैरसैंण को लेकर के अक्सर मुद्दा रहता है और जब भी सत्र होता है तो गैरसैंण का मुद्दा काफी ज्यादा जो है उठाया जाता है, चाहे वो विपक्षी दल के द्वारा हो या अन्य दलों के द्वारा हो। तो इस तरीके से गैरसैंण में इस बार सत्र नहीं हो रहा है। हालांकि बजट सत्र जो है वो गैरसैंण में होना था, लेकिन गैरसैंण में सत्र नहीं हो रहा है। इसके पीछे सरकार ने तर्क दिया था कि जो डिजिटाइजेशन हो रहा है और ई विधानसभा का काम चल रहा है वो गैरसैंण में अभी पूरा नहीं हुआ है, देहरादून में पूरा हो गया है, इसलिए देहरादून में सत्र कराया जा रहा है। लेकिन ऐसे में आज विपक्षी दल के द्वारा जो है उपनेता प्रतिपक्ष भुवन कापड़ी और उनके साथ कई और विधायकों ने जो है एक प्रदर्शन किया और कंबल ओढ़ करके जो है ये दर्शाने की कोशिश भी की कि सरकार को जिस तरीके से, क्योंकि कई बार ये चर्चाएं भी चली कि ठंड की वजह से जो है गैरसैंण में सत्र नहीं कराया जा रहा है। हालांकि इस बार वो कारण नहीं था। तो ऐसे में लेकिन विपक्षी दल ने जो है एक अपना प्रदर्शन किया है और कंबल ओढ़ करके उन्होंने वो आए तो उन्होंने कहा कि ये एक विरोध प्रदर्शन उनका है, जिस तरीके से, क्योंकि कहा जाता है कि सरकार वहां पर ठंड की वजह से सत्र नहीं चला है। तो ऐसे में इसको लेकर के उन्होंने अपना प्रदर्शन किया और वहीं जो गैरसैंण के लिए बजट भी दिया गया उसको लेकर भी नाखुश विपक्षी दल नजर आया। ऐसे में वहीं विपक्षी दल इसको लेकर अपना प्रदर्शन कर रहा है, तो वही सत्ता पक्ष जो है इसे विपक्ष के द्वारा जो है जो प्रदर्शन किया गया उसे सिर्फ एक नोटंकी बता रहा है। इस तरीके की बातें सत्ता पक्ष के द्वारा कही जा रही है। तो ऐसे में अब दोनों ही दलों के द्वारा जो है इस तरीके की चर्चाएं हैं। लेकिन ऐसे में गैरसैंण को लेकर के अब कब वहां पर सत्र होगा या कुछ और चीजें निकल कर आती है, क्योंकि लगातार गैरसैंण का मुद्दा जब भी सत्र होता है तब गैरसैंण का मुद्दा उठता है और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने को लेकर के हो या अन्य विकास के कार्य हो, इसको लेकर के तमाम चर्चाएं होती हैं। तो ऐसे में अब आगे किस तरीके की चर्चाएं होती है गैरसैंण को लेकर के सदन में विपक्ष का क्या रुख रहता है, तमाम चीजें देखने वाली होंगी। ठीक है अरुण, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज पंतनगर पहुंचे, जहां पर वो यहां पर कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में पहुंचे और सत्र में कृषि विज्ञान सम्मेलन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उन्होंने प्रतिभाग किया। सीएम ने स्टॉलों का अवलोकन भी किया और उत्पादों के बारे में विशेषज्ञों से जानकारी भी ली। इसी क्रम में सीएम धामी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में आम बजट में किसानों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाने का बजट प्रस्तुत किया गया है। साथ ही किसानों के उत्थान और समृद्धि के लिए सरकार काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने भी इस बार के बजट में उसी थीम को, ज्ञान की जो थीम है भारत सरकार की, गरीब, युवा, अन्नदाता और हमारे नौजवान, उसी थीम को आत्मसात करते हुए हमने अपने बजट में भी प्रावधान किया है। किसान हमारी प्राथमिकता में हमेशा से रहे हैं। आज मोदी सरकार द्वारा जहां एक और विभिन्न योजनाओं, अभियानों एवं नवाचारों के माध्यम से कृषि उपज बढ़ाने की दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है, वहीं सभी प्रमुख फसलों की एमएसपी बढ़ाकर किसानों की आय में बढ़ोतरी भी सुनिश्चित की जा रही है। आदरणीय मोदी जी से प्रेरणा लेकर हमारी राज्य सरकार भी किसानों के उत्थान एवं समृद्धि के लिए संकल्पित होकर कार्य कर रही है। वर्तमान में प्रदेश में किसानों को 3 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देने के साथ ही फार्म मशीनरी बैंक योजना के अंतर्गत कृषि उपकरण खरीदने एवं एप्पल मिशन के अंतर्गत सेब के बागान लगाने पर 80% तक की सब्सिडी दी जा रही है। और इस बार के बजट में भी हमने इसका प्रावधान किया है। इसके साथ ही हम चाय बागान धौला देवी, मुंशियारी, बेताल घाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने का कार्य भी कर रहे हैं। हम प्रदेश में खाद्यान्न खेती के साथ ही सघन खेती को भी बढ़ावा देने के लिए 6 एरोमा वैलियों को विकसित करने की योजना पर भी हम काम कर रहे हैं। इसके साथ ही कई विभिन्न योजनाओं, नवाचारों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से उत्तराखंड के किसान भाइयों को प्रशिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे आप सभी को ये बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि इस वर्ष के बजट में हमने किसानों एवं पशुपालकों के उत्थान हेतु करीब 463 करोड़ रुपए का अलग से भी प्रावधान किया है। भाइयों बहनों, अन्नदाताओं का उत्थान सुनिश्चित करने की दिशा में गोविंद बल्लभ पंत
कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय लंबे समय से कार्य कर रहा है। 1960 से लेकर लगातार ये विश्वविद्यालय न केवल कृषि एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में निरंतर नए नए शोध कार्य कर रहा है, बल्कि देश में प्रतिभावान वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की नई पहुंच को विकसित करने का भी महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। और बहुत खुशी होती है जब मैं देश में या दुनिया में कहीं भी जाता हूं तो मुझे कोई न कोई इस विश्वविद्यालय से निकला हुआ छात्र या कोई छात्रा जो किसी बड़े प्रतिष्ठित पद पर कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में देश समाज की सेवा करने वाले जरूर मुझे मिलते हैं। बहुत आत्मीयता से सब लोग मिलते हैं और बड़ा गौरव का अनुभव होता है कि हमारा ये जो कृषि विश्वविद्यालय है उन्होंने नए नए आयाम गढ़े हैं, नित नई ऊंचाइयों को छुआ है। इसी क्रम में यहाँ आयोजित हो रहा ये कृषि विज्ञान सम्मेलन उत्तराखंड के साथ साथ पूरे देश के कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को और अधिक समृद्ध करने में सहायक सिद्ध होगा। मैं इस सम्मेलन में आए हुए सभी किसान भाइयों से एवं बहनों से आह्वान करता हूं कि आप लोग यहाँ पर जो स्टॉल लगाए गए हैं उन पर जरूर जाएं। और सच में कई बार ऐसे सम्मेलनों में हमें इतने सारे वैज्ञानिक एक साथ मिलते हैं, इतने सारे शोध अनुसंधान करे हुए विशेषज्ञ हमको मिलते हैं, तो ये बहुत बार ऐसा होता है कि केवल हम सुनते हैं और बहुत बार बहुत सारी चीजें हमसे केवल ऊपर ऊपर चली जाती हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आप लोग इसमें गहराई से जाइए, बिल्कुल गहराई से जाइए और नई नई तकनीकी नए नए अनुसंधान जो बहुत परिश्रम और मेहनत से किए गए हैं उन सब का लाभ अवश्य उठाएं। और उसका लाभ तभी आपको मिल पाएगा जब आप ठीक प्रकार से उसमें एकदम अंदर तक जाएंगे, हर एक जानकारी को जानने का प्रयास करेंगे और जो हमारे स्टॉल लगे हैं उन पर विजिट भी करने के साथ साथ सम्मेलन के दौरान जो पर्वतीय क्षेत्रों में कृषि में नवाचार है, डिजिटल कृषि, जलवायु परिवर्तन और स्मार्ट पशु धन पालन जैसे विभिन्न विषयों पर आयोजित होने वाली पैनल चर्चाओं एवं सेमिनार में भी अवश्य प्रतिभाग करें। जैसा इस जिले में एक नया काम हमारे जिलाधिकारी ने पहले से शुरू किया हुआ था। पहले हमारे किसान भाइयों ने यहाँ पर बड़ी संख्या में सारे लोगों ने आकर एक चिंता व्यक्त करी है अभी, जिसके बारे में हमारे कुलपति महोदय ने यहाँ से बात करी कि जो भूजल का स्तर है वो लगातार नीचे जा रहा है और आने वाले समय में ये हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। देश के अनेक राज्यों में जो धान की खेती बेमौसम जो होती है उस पर रोक लगाने का निर्णय लिया, तो यहाँ पर भी उस नवाचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। मेरा आप सबसे अनुरोध है, जैसा हमारे कुलपति महोदय ने बताया कि उसके माध्यम से जो कीट है, जो ऐसे जो हानिकारक हो सकते हैं वो समाप्त नहीं होते हैं, जिसके कारण से लगातार कृषि और हमारे जो फसलें हैं उनको नुकसान होता है। तो इस प्रकार के जो नवाचार हो रहे हैं उसमें लोगों को जागरूक करने की भी आवश्यकता है। आज से उत्तराखंड में बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। इस बार बोर्ड परीक्षाओं में 2,23,387 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इनमें 10वीं के 1,13,688 हैं और 12वीं के 1,09,699 छात्र पंजीकृत हैं। इधर राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने कहा, सरकार की कोशिश है कि इस बार 20 अप्रैल को रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हर एक ब्लॉक से टॉपर छात्रों को भारत भ्रमण पर भी भेजा जाएगा। बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिया। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है, देखिए सबसे पहले तो मैं अपने जो हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के जो आज छात्र छात्रा हैं बोर्ड परीक्षा में प्रतिभाग कर रहे हैं, सरकार की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से उनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि आज से बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो गई और सरकार ने एक शैक्षिक कैलेंडर घोषित किया है कि आज से पेपर होने के बाद
इस साल हम 20 अप्रैल को बोर्ड परीक्षाओं का रिजल्ट घोषित कर दिए। आप देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम चाहे प्रवेश हो, चाहे परीक्षा हो, चाहे रिजल्ट हो, वो पूरा जो है एक कैलेंडर घोषित करके समय पे हम परीक्षा परिणाम घोषित करते हैं। इस बार हमने बड़ा काम ये किया है कि जो भी टॉपर बच्चे इस बार आएंगे उन बच्चों को हर ब्लॉक के जो है 5 से 10 बच्चों को पूरे देश के शैक्षिक भ्रमण में ले जाया जाएगा और अभी से उसका भी रोड मैप हम बना रहे हैं। नकल विहीन परीक्षा के लिए जितने प्रभावी कदम उठाए जा सकते हैं उठाए गए हैं। और साथ में हमने ये भी कहा है कि अगर कोई बच्चा जो है 1 या 2 विषय में अगर वो अंक सुधार परीक्षा देना चाहता है तो उस बच्चे को भी मौका दिया जाएगा और उसका साल खराब नहीं होगा। उसी साल जो है वो अंक सुधार परीक्षा भी देगा और उसी साल वो दूसरी क्लास में एडमिशन लेगा। मैं ये कह सकता हूँ कि जो हमारा उत्तराखंड का बोर्ड है पूरी तैयारी के साथ जो है आज से लग गया है और मेरी ओर से सभी छात्र छात्राओं को कि लाखों बच्चे जो है बोर्ड की परीक्षा में बैठे हैं, मैं सरकार की ओर से, मुख्यमंत्री जी की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से सबको शुभकामनाएं देने के लिए अपनी ओर से आज आपके बीच में हूँ। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अल्मोड़ा में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का सख्त एक्शन जारी है। इस बार भी पुलिस ने एक तस्कर को 13 किलो से अधिक गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए गांजे की कीमत 3 लाख से ज्यादा आंकी गई है। बताया गया कि पुलिस टीम ने चौड़ी घट्टी इलाके में चेकिंग के दौरान एक युवक को संदिग्ध अवस्था में देखा। पीठ पर बैग टंगे युवक से जब पूछताछ की गई तो उसने उसमें निजी सामान होने की बात कही, लेकिन तलाशी लेने पर बैग में बड़ी मात्रा में गांजा मिला। पुलिस ने युवक को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया है और एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। एक अभियुक्त इमरान को जो काशीपुर का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। एक अभियुक्त इमरान को जो काशीपुर का रहने वाला है गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 13 किलो अवैध गांजा बरामद किया गया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 3 लाख से भी अधिक है और इस अभियुक्त को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। अल्मोड़ा से हमारे संवाददाता नसीम अहमद इस वक्त फोन लाइन पर हैं। नसीम, जिस तरीके से यहाँ पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, ये कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? अभी तक ओवरऑल देखें तो पुलिस की नशा तस्करों के खिलाफ कितनी कार्रवाई हुई है जनपद में? बिल्कुल बताना चाहूंगा, प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो विजन है कि उत्तराखंड को ड्रग्स मुक्त और नशा मुक्त बनाया जाए, उसके बाद से ही लगातार प्रदेश की पुलिस और अल्मोड़ा जनपद की पुलिस लगातार चेकिंग अभियान जोरों पर चला रही है और लगातार यहाँ अल्मोड़ा जनपद में नशा तस्कर पुलिस की हत्या चल रहे हैं। खासतौर से सबसे बड़ी बात ये बदरूज खान थाना क्षेत्र और सल्ट थाना क्षेत्र में लगातार गांजे के मामले सामने प्रकाश में आ रहे हैं और पुलिस में लगातार कार्रवाई भी कर रही है। उसी के तहत आज चौड़ी घट्टी क्षेत्र में एक युवक को पिट्टू बैग टांगे हुए घूमते हुए पाया गया। उसको तलाशी लेने पर लगभग 13 किलो से अधिक गांजा उसमें बरामद किया गया है, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई की। साथ ही पुलिस कप्तान एसएसपी देवेंद्र पिंचा का साफ शब्दों में कहना है कि किसी भी नशा तस्कर को किसी भी कीमत में बख्शा नहीं जाएगा। वो छोटी मात्रा में हो या बड़ी मात्रा में हो, उनको सबक सिखाने में उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने का काम हमारी पुलिस जरूर करेगी। अच्छा नसीम, अभी तक जिन लोगों की गिरफ्तारी हो रही है, जो लोग इसमें संलिप्त हैं तस्कर, ये रहने वाले कहाँ के हैं? क्या ये यहाँ के स्थानीय लोग हैं या फिर बाहरी लोग भी यहाँ आकर नशे का कारोबार कर रहे हैं? बिल्कुल बताना चाहूंगा क्योंकि जो काफी बड़ी संख्या में क्योंकि स्थानीय लोग ही इसका उत्पादन करते हैं और इसको खरीदारी करने के लिए अधिकांश देखने में मिला है। अन्य प्रदेशों के लोग यहाँ पे गांजे के तस्करी के चक्कर में आते हैं और इस क्षेत्र से खरीद करके अपने अपने क्षेत्रों में मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में यह गांजा तस्करी के काम को अंजाम दिया जा रहा है। ठीक है नसीब, अगर पुलिस की कार्रवाई की बात करें तो कैसे आगे बढ़ेगी पुलिस का? इस पर क्या कुछ कहना है कि ये अभियान लगातार जारी रहेगा? क्योंकि ड्रग्स फ्री देवभूमि का संकल्प भी खुद मुख्यमंत्री ने लिया है और अधिकारियों को निर्देशित भी किया है कि किसी भी कीमत पर नशा तस्करों को नहीं बख्शा जाए। जी
पुलिस लगातार लगभग सभी थाना क्षेत्रों में और चौकी क्षेत्रों में संघन चेकिंग अभियान चलाई रही है और जितने भी लगभग वो गांजे से संबंधित हो या स्मैक हो या चरस हो या शराब हो, किसी भी तस्कर को पुलिस छोड़ रही है। लगभग सभी को पकड़ करके उनके ऊपर कार्रवाई करने का काम भी कर रही है। ठीक है नसीम, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं। गदरपुर में बिजली चोरी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दें कि बिजली विभाग गदरपुर के एसडीओ संजय कुमार के नेतृत्व में जेई आफशन सैफी और जेई अरुण कुमार की टीम ने बिजली चोरी करने के खिलाफ अभियान चलाया, जिसके तहत दिनेशपुर के कस्बा कालीनगर क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की गई। बिजली विभाग की ओर से 8 लोगों को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया है। वहीं 8 के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया। इसके अलावा बकाया बिल जमा न करने वाले 44 लोगों के कनेक्शन भी काट दिए गए, जबकि बकाया धनराशि 8,70,000 रुपए में से 5,20,000 रुपए बकाया उपभोक्ताओं ने जमा भी करा दिया है। ये बकाया पे विद्युत संयोजन काटने गए थे। लगभग हमने 44 कनेक्शन काटे, 8 लाख रुपए बकाए के। तो हमने देखा कुछ कालीनगर में बिजली चोरी से चल रही है, तो हमने जो है फिर उनकी जो है अपनी जो है विद्युत अधिनियम 135 के अंतर्गत, धारा 135 के अंतर्गत उन पर कार्रवाई की गई और उन पर अब जो है मुकदमा 8 लोगों के खिलाफ और उन पर जो है थाना दिनेशपुर में जो है भी मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी की जा रही है। जुर्माना जो है इनका कल हमारे जो खंड कार्यालय में जो है इनका बनेगा। जुर्माना वसूली के बाद ही जो है इनके जो है मीटर लगाए जाएंगे। विंटर डेस्टिनेशन औली में जबरदस्त हिमपात हुआ है। यहां पर शुक्रवार को मौसम बदला, जिसके बाद स्नोफॉल हुआ। विंटर डेस्टिनेशन औली में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते एक बार फिर से ये स्नोफॉल हुआ है। बर्फबारी के बाद आज शुक्रवार को क्षेत्र में मौसम खुशगवार बना हुआ है। हिम क्रीड़ा स्थली औली समेत ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ धाम में दिन की शुरुआत चटख धूप के साथ हुई है। इस प्राकृतिक दृश्य को देखने और बर्फ का लुत्फ उठाने के लिए सुबह से ही पर्यटकों का तांता है। पर्यटन कारोबारी दिनेश भट्ट ने बताया कि शीतकालीन पर्यटन स्थल औली में इस पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से अच्छा हिमपात हुआ। औली में स्कीइंग समेत होम स्टे बुकिंग के लिए पर्यटकों की इंक्वायरी भी आने लगी है, जो पर्यटन कारोबार के लिए शुभ संकेत है। हमारे संवाददाता संजय कुमार इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। संजय, जिस तरीके से यहाँ पर हिमपात हुआ है, कितना हिमपात यहाँ पर देखने को मिल रहा है और हिम स्थली जो है और क्रीड़ा स्थली अगर हम औली की बात करें तो पर्यटकों की संख्या में कितना इजाफा और बागवानी के लिए यह हिमपात कितना शुभ माना जा रहा है? देखिए रवि जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि जो ये पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हुआ था कल पूरे पहाड़ में, तो बागवानी के लिए ये बिल्कुल संजीवनी साबित हुआ है। और साथ ही जो फल पट्टी जो जोशीमठ की ऊपरी फल पट्टी है, औली तक की पूरी फल पट्टी जो अभी अच्छे बागान जो है बर्फ से लगभग दिख रहे हैं। सुबह से ही जो हिमक्रीड़ा स्थली औली है वहाँ पे लगातार पर्यटकों की तादाद बढ़ रही है। हालांकि जो ये बर्फबारी हुई है 1 से 1.5 फीट की बर्फबारी अभी औली के स्लोप पे मौजूद है, अभी इतनी बर्फ तो मौजूद है। और साथ ही सुबह जो है जो करीब 7 किलोमीटर के एरिया से जो 4x4 वाहन है वही ऊपर औली की तरफ जा रहे थे, क्योंकि सुबह बर्फ थोड़ी सख्त थी, तो लिहाजा जो स्नो कटर वगैरह यहाँ पे देर से पहुंचे। और यही आलम जो है मलारी रोड पे भी अभी भावपुर से आगे जो है वाहनों की आवाजाही बंद हुई है और हनुमान चट्टी से आगे बद्रीनाथ धाम के लिए भी अभी आवाजाही फिलहाल सुबह बाधित थी। दोनों तरफ जो है रोड खोलने का कार्य जो है जारी है। लेकिन जिस तरह से ये फरवरी के तीसरे सप्ताह में ये बर्फबारी हुई, तो कहीं न कहीं पर्यटन कारोबार से जो शीतकालीन पर्यटन है उसको बढ़ाने में जरूर कामयाब हुई, क्योंकि देखा आपने पिछले कुछ दिनों से बारिश के लिए जो है क्षेत्र के लोग तरस रहे थे। और साथ ही अभी नेशनल विंटर गेम भी यहाँ पे स्थगित हुए थे औली में, तो पर्यटक काफी मायूस था, साथ ही पर्यटन कारोबारी भी मायूस था। जैसे ही बर्फबारी की खबर कल से सभी मीडिया जगत में, मीडिया चैनलों में और अखबारों में लोगों ने देखी है, पर्यटकों ने देखे, तो सुबह से ही लगातार पर्यटक यहाँ पे पहुंच रहे हैं। और पर्यटन कारोबारियों का भी यही कहना है कि कल से जो है काफी फोन और इंक्वायरी जो है उन्हें आ रही है होम स्टे के लिए, होटल के लिए। तो ये एक शुभ संकेत है। ये पश्चिमी विक्षोभ जो है क्षेत्र के जो पर्यटन कारोबारी लोगों के लिए एक शुभ संदेश लेके आया हुआ है। जी बिल्कुल संजय, और जो तस्वीरें आपने भेजी हैं उसमें दिखाई भी दे रहा है कि जबरदस्त हिमपात है, लेकिन आज की जो सुबह हुई वो चटक धूप के साथ हुई, जो कि और भी खुशनुमा मौसम को बना रही है। शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।